हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कंप्लीट क्लासेस में। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CB2 की प्रीवियस क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिए, इसका जो भी वीडियो चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं जानकारी अब तक मिलती रहे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के प्रश्न संख्या 1 में, जैसे कि आपको बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे, तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ आपको क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और लिखा हुआ प्लस में सेक थीटा। कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, क्या निकालना है इसका मान निकालना। देखिए जब इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें। ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में आपको डिग्री मान दिया गया है। तो इस प्रकार देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए टेन लिखा हुआ है और यहाँ पर सेक लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या है, कॉट को उल्टा होता है आपको टेन होता है और देखिए क्या है कोसेक और सेक। तो इसे हम लोग देख रहे हैं मतलब ऐसा क्वेश्चन मानने के लिए, इसमें मतलब ऐसा कुछ मान लें जो कि सबके लिए फायदेमंद हो। देख रहे हैं क्या चीज, टेन थीटा का मान अगर हम लोग 45 लेते हैं तो देखिए टेन का जो मान 45 का होता है वही मान क्या होता है टेन कोट का भी होता है, मतलब कोट 45 का जो मान होता है वही टेन 45 का होता है। फिर देखिए कोसेक 45 का जो मान होता है वही क्या होता है सेक 45 का मान, दोनों इक्वल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान लेंगे थीटा बराबर क्या मान लेंगे 45 डिग्री। तो इसको लिख देंगे लेट। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, थीटा को हम लोग मान लेंगे। तो ऐसा मान लेंगे जो कि सभी में सेटेबल हो। तो देख रहे हैं क्या है 45 का मान जो है मतलब कोट 45 का मान और टेन 45 का मान दोनों क्या होता है सेम होता है। उसी तरह देखिए कोसेक 45 का मान और सेक 45 का मान क्या होता है इक्वल होता है। इसलिए हम लोग थीटा बराबर क्या लेंगे 45, इसलिए जिसमें 45 का मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 1 प्लस कोट 45, थीटा जब क्या देंगे 45। तो जहाँ जब थीटा वहाँ क्या हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा। तो देखिए कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान 1 होता है। फिर देखिए यहाँ पे जो है कोसेक 45, थीटा जगह रखेंगे 45, तो कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। उसके बाद देखिए इधर क्या है 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा मान पर कितना लेंगे 45, और टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए प्लस कोसेक थीटा, थीटा जगह कितना रखेंगे 45, तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। देखिए एक कितना हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा माइनस √2। फिर यहाँ देख रहे हैं क्या 1 जोड़ 1 क्या देगा 2 हो जाएगा प्लस 2 √2। अब देखिए क्या इसी देख रहे हैं 2 माइनस √2, फिर इंटू देखिए 2 प्लस 2 √2 है, दोनों क्या जोड़ में है और एक घटाव में। तो जब जोड़ और घटाव में गुना के रूप में रहता है तो क्या करते हैं उसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ते हैं। तो ये क्या बनेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 4 में 2 घटेगा क्या जाएगा आपका 2। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 2 दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी में आपको 2 दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आप इस प्रश्न को समझ के आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है क्वेश्चन क्या रहा है कि 4500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिया रहे आपको चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे, तो देखिए यहाँ पे कितना वर्ष के लिए पूछ रहा है आपको 3 वर्ष के लिए। तो देखिए 3 वर्ष के एसआई और सीआई के बीच का अंतर का एक फॉर्मूला होता है। देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए सीआई एवं एसआई के बीच का अंतर बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपको P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100 होता है। तो देखिए 3 वर्ष के लिए CI और SI के बीच का अंतर का सूत्र क्या होता है आपको P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। तो चलिए इस पर हम लोग मान रख देते हैं। देखिए P का मान कितना दिया गया, P का मान क्वेश्चन में दिया लिखा हुआ है 4500 लिख दिए हम इंटू 1 प्लस देखिए R है, R का मान कितना दिया गया, R का मान आप क्वेश्चन में दिया गया 8, दर का मान कितना 8%, तो 8/100 हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R का मान हो गया 8/100। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होता है आपको 3 प्लस R/100 होता है, 3 प्लस R/100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 100 कितना हो जाएगा 300, तो 300 प्लस 8 बटे हो जाएगा आपका 100।
तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको काट लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए 4500 गुने ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 गुना यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 308 बट्टे हो जाएगा 100। देखिए क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसको 2 0 से 0 काट दीजिए और इसको काट दीजिए 5 से, 9 5 45 और 25 5 125। आप देखिए कितना हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 9 चौक 36 और गुने यहाँ कितना हो गया 308 अब बट्टे हो गया 125। ये गुना कीजिए 36 गुना 308 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 11088 बट्टे कितना है 125। अब 25 से भाग दे दीजिएगा, आपको कितना में 11088 में भाग दिए कितना आएगा आपको, आएगा नहीं 88.70 रुपया। ये हो गया आपको क्या हो गया नहीं आंसर हो गया। तो देखिए 88.70 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नहीं। तो चलिए आप ये इस प्रश्न को समझ गए। आइए फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपको 3 में कह रहा है कि एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्कूल जाए तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से उसके स्कूल तक की दूरी क्या है। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न दिया रहे तो क्या निकालना, हम लोग को दूरी में निकालना। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूरी को मान लेते हैं डी, यहाँ लिख देते हैं लेट डी बराबर दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी को मान लेते हैं हम लोग डी। दूरी क्या मान लिया, टोटल दूरी को मान लिया, स्कूल से जो है घर तक की दूरी ले ली हम लोग डी ले लिए। तो देखिए कहता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जब चलता है तो 6 मिनट क्या होता है देरी से पहुंचता है। जब जो है उसका स्पीड को जब बढ़ाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जब चाल से चलता है तो कहता है 10 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए जब ये प्रश्न आपको देर और जल्दी, देर और पहले दिया रहे तो दोनों समय के बीच का अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय को जोड़ देंगे। और यदि आपको टाइम सेम रहे, मतलब देर दिया रहे फिर देर दिया रहे, तो देर में जो है समय के बीच का अंतर निकालने के लिए हम लोग दोनों को घटा देंगे। या तो आपको पहले प्रश्न में दिया रहे तो हम लोग ये क्या करेंगे, समय के बीच का अंतर निकालने के लिए हम लोग दोनों को घटाएंगे। लेकिन प्रश्न दोनों क्या डिफरेंट है, जिससे प्रश्न आपको दिया है 6 मिनट देर और 10 मिनट पहले। तो 6 मिनट देर हो गया और 10 मिनट पहले के बीच का अंतर कितना होगा नहीं, तो दोनों के बीच के समय के बीच के अंतर निकालने दोनों टाइम को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 6 मिनट और 10 मिनट, तो 6 और 10 कितना हो गया 16 मिनट। तो 6 मिनट पहले और 6 मिनट देर और जो है 10 मिनट पहले के बीच का अंतर कितना होगा आपको 16 मिनट का होगा। तो देखिए पहले दूरी कितना मान लिए डी, तो जो डी दूरी को जो है पहले चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कितना समय में पार करेगा नहीं। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हो गया डी और चाल हो गया 2.5, यानी जो है 2.5 की स्पीड से चलेगा तो डी मीटर दूरी को जो है कितना समय में तय करेगा, तो डी बट्टे 2.5। फिर जो है कहता है उसका चाल जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जब स्पीड से चलेगा तो डी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बट्टे चाल, तो 3 हो जाएगा बड़ी। ये भी समय हो गया और ये हो गया 3 किलोमीटर का स्पीड से जब तय करेगा तो इतना समय में तय कर देगा, और जो 2.5 किलोमीटर का स्पीड से जब तय करता है तो वो इतना समय में तय करता है। दोनों समय के बीच का अंतर कितना का है 16 मिनट का, तो बराबर क्या घटा के लिखेंगे बराबर में 16। ये देखिए सब क्या घंटा में है, ये क्या चीज आपको दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट को बदलना आपको घंटा में क्या करेंगे 60 से दे देंगे भाग, मिनट को घंटा बदलने 60 से कर लेंगे भाग। देखिए इसको काट दीजिए 4 से, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 15 चौक 60। तो देखिए इस कैल्शियम लीजिए 10 उड़ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा, तो 25 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपको 75। अब देखिए यहाँ हो जाएगा कितना आपको 10 तिया 30 टी माइनस हो जाएगा यहाँ पर 25 डी, अब बराबर हो गया 4/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो 30 में घटेगा 25 आएगा कितना 5, तो 5 गुना 15 तो होगा 15 × 5 = 75 डी, अब बराबर हो जाएगा 75 गुना 4। तो देखिए 75 से 75 कट गया तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे डी = आ गया 4। तो डी का मान कितना हो गया 4 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका नहीं 4 किलोमीटर। देखिए आपको प्रश्न नंबर किसमें ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा नहीं सही आंसर। इसका क्या ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट जवाब होगा। तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। है कि बंटन का माध्य 14 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है। देखिए विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे हमको लिख रहे हैं, देखिए
विचलन गुणांक, विचलन गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन, मानक विचलन बट्टे माध्य गुणे 100। तो देखिए विचलन गुणांक का सूत्र क्या हो गया, मानक विचलन बट्टे माध्य गुणे 100। तो देखिए आपको प्रश्न में मानक विचलन कितना दिया गया है, तो प्रश्न में जो आपको मानक विचलन का मान जो दिया गया है, मानक विचलन, मानक विचलन, तो देखिए मानक विचलन का मान कितना दिया गया आपको, मानक विचलन का मान दिया गया आपको 5 और बटे माध्य कितना है 14, गुना कितना हो गया आपको 100। देखिए इसको काट लीजिए 2 से, 25 तो ना 50 ना 100 हो गया, 7 ना 14 हो गया, तो कितना हो गया देखिए ऊपर, और 250 बटे 7। इसको काटिएगा तो कितना जाएगा, नहीं इससे से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 3 7 21 हो जाएगा, नहीं 7 5 35, 7 21 7 5 35 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कितना बन रहा है 5 0 तो 7 हो जाएगा, तो कितना गया 35.7। तो देखिए आपको ऑप्शन किस में दिया गया 35.7, तो 35.7 लमसम आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका कितना हो गया 35.7%। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नहीं तो निकल गया विचलन गुणांक कितना गया, तो विचलन गुणांक का मान हो गया आपको 35.7%। तो विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो मानक विचलन का मान 5 दिया था, माध्य का मान 14 गुना 100 के, इसको काट दें कितना गया आपको 35.7%। तो मानक विचलन का मान कितना हो गया आपका 35.7। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 0.441 का साधारण भिन्न 441 बटे 99.9 n टाइम के द्वारा दी जाती है, तो कहता है n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.441 पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है, ये क्या है आपको रेकरिंग है। तो कहता है इस रेकरिंग का मान जो आपको दिया गया है, साधारण भिन्न जब इसको बदलता है तो कहता है इसका मान है 441 बटे 99 डॉट डॉट, कहता है कितना बार 99 इसमें आएगा, तो ये कहता है इसका n का मान निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, नहीं हल करेंगे। तो देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो दशमलव क्या होगा, आपको दशमलव उड़ जाएगा, दशमलव उड़ता है नीचे क्या लिखा था आपको, दशमलव के बाद क्या प्रत्येक संख्या पर आपको रेखिंग दिया गया, दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या पर रेखिंग दिया गया है। और हम जानते हैं कि यह एक संख्या पर रेखिंग रहता है तो उसका मान जो है 1 9 होता है, 2 संख्या पर रेखिंग रहता है तो उसका मान 9 होता है, और 3 संख्या पर जब रेखिंग रहता है उसका मान 9 होता है। तो समझेगा तो यहाँ के 3 संख्या पर जब रेखिंग तो इसका मान नीचे क्या लिखाएगा 3 को 9 लिखा जाएगा। ठीक है हो गया। अब यहाँ कोई संख्या पर रेखिंग नहीं रहता है, उसको क्या करते हैं इसमें घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या ऐसा नहीं है जिस पर रेखिंग नहीं है, सभी पर रेखिंग है तो कुछ घटेगा नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा 441, 0 आगे कोई वैल्यू नहीं होता, बट्टे हो गया 999। तो देखिए जिसके नीचे में 441 बट्टे नीचे में कितना 9 आया था, देख रहे हैं 1 2 3 बार 9 आया, तो इसलिए इसका n का मान क्या होगा, नहीं इसलिए इसमें n का मान जो होगा आपको, इसलिए इसमें n का मान हो जाएगा आपको 3। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। 3 देखिए ऑप्शन किसमें दिया गया, ऑप्शन बी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए आपको बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया, आपको प्रायिकता क्वेश्चन दिया गया। देखिए कहा कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। ये कहता है ताश की जो है गड्डी से जो है फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता निकालना है। तो देखिए अब जानते हैं हम लोग कि जो है ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में टोटल जो आपको 52 पत्ता होता है। कितने पत्ते होते हैं, 52। तो ताश की गड्डी में टोटल जो पत्ता होता है वो आपको 52 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ताश गड्डी में कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। 52 पत्ते में जो आपको 2 कलर का पत्ता होता है, उसमें 52 में से आधा जो होता है आपको रेड कलर का होता है और आधा उसमें जो होता है आपको नहीं ब्लैक कलर का होता है, यानी 26 को रेड कलर का होता है और 26 को आपको ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन इसमें कहा फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या, मतलब फेस कार्ड के पूछ रहा है आपको प्रायिकता क्या होगा। तो फेस कार्ड 52 पत्तों में हम लोग जानते हैं फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, तो टोटल जो है 52 पत्तों में जो है फेस कार्ड की संख्या आपको 12 होता है। तो 52 पत्तों में फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, 12। देखिए टोटल इसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले इसमें जो है ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो 52। तो नंबर ऑफ एस का मान 52 हो गया, टोटल पत्तों की संख्या है 52। और 52 पत्तों में जो फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, 16। तो इसलिए प्रायिकता निकालना हमको किसको, फेस कार्ड का। तो इसलिए फेस कार्ड की संख्या नंबर ऑफ ए, घटना को हम लोग ये मानते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि फेस कार्ड की संख्या टोटल जो होता है आपको 12 होते हैं।
तो क्या निकालना है इसका, प्रायिकता निकालना। तो प्रायिकता हम लोग क्या से लिखते हैं, पी से, तो इसलिए पी बराबर सूत्र क्या होता है, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। चलिए मान रख दीजिए, एन ई का मान कितना हो गया 12, एन एस का मान हो गया 52। इसको काट दीजिए कितना से, 4 से, 4 तिहाई 12, 13 चौक 52। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/13। तो देखिए 3/13 आपको किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आप इतना प्रश्न 7 में करा है, खरे पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/3 है तो उसके उन्नयन कोण ज्ञात है। क्वेश्चन क्या करें आपको, खरे पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 है तो उसके उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, आपको एक पेड़ है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है कि ये यहाँ पर आपको एक पेड़ दिया गया है, ठीक है, ये आपको हो गया एक पेड़ हो गया, ये मान लेते हैं हमको एक पेड़ हो गया। इस पेड़ का क्या ये छाया हो जाएगा, ये हो गया उसका छाया। इसके इससे हम जो मिला देते हैं क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो कहता है इस जो है पेड़ की जो है, पेड़ की जो ऊंचाई जो है कहता छाया का कितना है, पेड़ की कहता छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। पेड़ की ये पेड़ हो गया और ये उसकी छाया हो गया। तो छाया जो कहता है पेड़ की जो छाया जो है उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। मान लेते हैं हम लोग ऊंचाई 1, ऊंचाई कितना मान लेते हैं 1, ऊंचाई यदि 1 है तो इसकी छाया कितना, छाया कहता है उसका 1/√3 है। तो 1 का 1/√3 क्या होगा 1/√3 रहेगा। तो इस मतलब ऊंचाई को मान लिए 1 तो छाया क्या हो गया उसका 1/√3 हो गया। तो कहता है इसका उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो उन्नयन कोण आपको बनता है यहाँ पर। तो इसको थीटा मान लिया, तो हो गया ABC। तो निकालना क्या चीज, इसमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इस कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है और ये आपको आधार होता है। चलते हैं इसमें लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार होता है आपको tan में। यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा, tan थीटा और क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया आपको AB, AB का मान कितना है 1, आधार हो गया BC, BC का मान कितना 1/√3। तो देखिए डबल बटे रहता है, पहला बटे लिखाता है, उसके बाद कहाँ से जाएगा आपको ऊपर, √3 चला जाएगा आपको ऊपर। कितना लिखा हो गया नहीं, यहाँ हो गया tan थीटा बराबर, यहाँ देखो 1/√3 क्या जाएगा √3। √3 किसका मान होता है tan 60 का। देखिए यहाँ इसका मान कितना गया नहीं √3 आ गया। √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ क्या ले देंगे हम लोग tan 60। देखिए tan से tan कट जाएगा, इसलिए थीटा बराबर कितना गया, तो थीटा बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया आपको 60। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर किसमें 60 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं ये आपको प्रश्न संख्या कितना था, ये आपको प्रश्न संख्या 7 था। आइए प्रश्न संख्या फिर हम लोग बात करते हैं 8 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपको 8 में कह रहा है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, 28 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए पिता की उम्र जो अपने पुत्र की उम्र से कहता है 4 गुनी है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक फादर है और एक क्या है सन। तो यहाँ कह रहा है पिता की जो उम्र है, पिता की जो वर्तमान उम्र है पुत्र का कितना है 4 गुना है। पुत्र के वर्तमान उम्र को हम लोग x ले लेते हैं, तो पिता के वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका वर्तमान उम्र हो गया। तो कहता है 28 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाती है। तो पिता की उम्र जो 28 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र का 2 गुना होता है। तो आप देखिए वर्तमान में पिता की उम्र कितना है 4x है, तो 28 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 4x + 28। और देखिए पिता का उम्र हो गया 28 वर्ष के बाद कितना हो गया नहीं 4x + 28। तो उसी तरीके से पुत्र का उम्र भी 28 वर्ष के बाद कितना हो, पुत्र का उम्र अभी वर्तमान में x है, तो 28 वर्ष के बाद कितना होगा x + 28 हो जाएगा। तो कहता है 28 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितना है 2 गुना है। इसमें 2 से गुना कर लीजिए, दोनों के आपस में क्या हो गया बराबर। इसका हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हल करें, यहाँ कितना होगा 2 गुना 2x हो जाएगा और 2 गुना 28 कितना होता है 56। तो 2x को इधर ले आइए, तो यहाँ 4x में 2x घट जाएगा और बराबर यहाँ कितना हो गया 28 गुना 56। ये चला जाएगा 28 में तो माइनस हो जाएगा 28। यहाँ देखिए 2 4 में 2 घटेगा 2 हो गया बराबर यहाँ कितना गया 28। इसे ये कट गया, तो x = कितना गया, तो x = आ गया 14 वर्ष। तो क्या निकालने का पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र के वर्तमान उम्र को क्या माने, तो x वर्ष माने, तो x मान कितना गया 14 वर्ष। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 14 आंसर। तो देखिए 14 किसमें दिया गया आपको ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न संख्या 9 में आपको क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। कर आपको ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ए में पाई, बी ऑप्शन देखिए दिया गया है आपको 8.7
8.3671। सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वो है 2.4876। डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो है 3√1728। तो देखिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या वो नहीं, परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या लेना, अपरिमेय संख्या नहीं, अर्थात इसमें वो चेक करना कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि पाई क्या अपरिमेय संख्या होता है, ये तो आपका आंसर हो गया। बाकी देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं तो इसमें क्या देखिए दशमलव के बाद का अंक निश्चित है, किसी भी संख्या दशमलव के बाद का अंक निश्चित है तो हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो ये देखिए परिमेय है, ये भी परिमेय हो गया और ये भी परिमेय होगा क्योंकि 1728 से घनमूल कितना होता है, 1728 से घनमूल पूरा पूरा निकलता है 12, तो इसलिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है। तो ये क्या आपका परिमेय नहीं होगा, ये आपको अपरिमेय होगा क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता है। लेकिन पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय होती है, तो इसलिए पाई क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न का टिक हो गया, आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 10। तो देखिए प्रश्न 10 में कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो देखिए कहता हुआ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरा विभाजित हो जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में 10, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं 10, देखिए क्या है आपको 8, 10 और 12 का एलसीएम बताइए। 8, 10 और 12 कैल्शियम कितनी होती है, तो 8, 10 और 12 कैल्शियम आपका 120 होता है। नहीं अब हम लोग सोचेंगे कि इसमें 3 अंकों कौन सा ऐसा संख्या, 3 अंकों मतलब बड़ी कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 120 से पूरा क्या होता है, कट जाता है। जो मतलब 120 से संख्या कट जाएगा तो उनसी संख्या क्या होगा आपको 8 से, 10 से और 12 से भी कट जाएगा। चलिए इसको ऑप्शन सुना देते हैं। ऑप्शन के क्या दिया गया आपको 960 है, 980 है, 940 है और 999 है। तो देखिए 120 से कौन सा इसका संख्या जो कटेगा, तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है 960, बी में दिया गया है आपको 980, सी में दिया गया है 940 और डी में जो दिया गया आपको ऑप्शन 999। इसमें चेक करना कौन सा ऑप्शन जो है 120 से कटेगा पूरा पूरा। जो 120 से कट जाएगा तो संख्या क्या होगा आपको 8, 10 और 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपको क्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें 960 120 से पूरा कट जाता है, बिल्कुल कटता है, बाकी एक ही नहीं कटेगा। इसमें भी 120 से भागी थी पूरा नहीं कटेगा, ये भी देखिए 999 पूरा 120 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कौन सा कटेगा था आपको 960। इसलिए आपका 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा जो 8, 10 और 12 से पूरा कटेगा, तो 960, क्योंकि 960 में 120 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी 3 अंकों जो है सबसे बड़ी संख्या जो कि 8, 10 और 12 से कटने वाला कौन होगा, तो 960 होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन ए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपको 11 में कर रहा है नहीं, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 तथा साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2 हो तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का मान क्या है। देखिए हम क्या मान निकालना हमको cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए आपको मान जो निकालना है cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का। कहता है इसका मान क्या होगा, हम किस सूत्र जानते हैं cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। नहीं वो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ठीक cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या आपको होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिर्फ क्या कि उस पर मान रख दीजिए। देखिए साइन ए प्लस बी का मान दिया गया, साइन ए प्लस बी का मान कितना दिया गया आपको, तो क्वेश्चन देखिए साइन ए प्लस बी का मान √2 है गुने, फिर देखिए साइन ए माइनस बी का भी, साइन ए माइनस बी का भी मान आपको दिया गया 1/√2। अब देखिए 1 गुना 1 1 हो गया, √2 गुना √2 2 हो गया, तो 1/2। इस प्रश्न का सही आंसर क्या गया 1/2। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 1/2 दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नहीं तो चलिए आप इस प्रश्न को समझ गए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 में कहा कि गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से जो है
को एक बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए एक क्या है, बड़ा से मतलब गोला था, उसको जो है एक 2:3 के मतलब हिस्सा में उसको एक बेलन और एक शंकु के रूप में उसको बांट दिया जाता है। कहते हैं बड़ा हिस्सा जो है वो शंकु है, छोटा हिस्सा जो है वो बेलन है। और कहता बेलन की जो ऊंचाई होगा वो क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो शंकु की त्रिज्या के ही बराबर है। तो करा प्रश्न में आपको शंकु के आधार की त्रिज्या और उसके बेलन की ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पहले शंकु के आधार की त्रिज्या करा और बेलन की ऊंचाई का अनुपात। तो सबसे पहले शंकु का आयतन को ऊपर रखेंगे और बेलन का आयतन को नीचे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेलन का, ये शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ से गोला जो बांट दिया था 2:3 में, तो बड़ा हिस्सा क्या था शंकु था, छोटा हिस्सा गोला था, तो इसलिए शंकु का आयतन कितना हो गया 3 और बेलन का आयतन हो गया आपको 2, हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर बराबर 3 और बटे पाई r स्क्वायर मतलब बेलन का आयतन का मान हो गया 2। इसको देखिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ कट रहा है काटिए, पाई से पाई क्या होगा आपको कैंसिल हो गया। नहीं ये आर क्या आपको है, ये आर आपको है शंकु की त्रिज्या है, जबकि ये आर जो आपको है बेलन की त्रिज्या, इसको हम लोग डैश लगा देते हैं इसमें। एक आर हो गया, एक आर डैश का स्क्वायर हो गया, आर डैश मतलब हो गया आपको बेलन की त्रिज्या, आर हो गया आपको शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या क्या कहता है उसकी ऊंचाई के बराबर है, लेकिन आपको रेशियो किसका निकालना है, शंकु की त्रिज्या के रेशियो निकालना है। इसलिए शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर को लिख देते हैं, और शंकु की जो त्रिज्या, शंकु जो ऊंचाई है क्या है त्रिज्या के बराबर, इसलिए हम ऊंचाई को त्रिज्या लिख सकते, आर लिख सकते हैं नहीं। बट्टी देखिए नीचे क्या है आर डैश जो हो गया, क्या हो गया शंकु का, ये बेलन का त्रिज्या हो गया। तो बेलन का ऊंचाई निकालना है, जितना बेलन का त्रिज्या उतनी क्या है बेलन का ऊंचाई भी है, तो इसलिए आर को हम लोग एच लिख सकते हैं, क्योंकि आर और उसको बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो आर को हम लोग एच लिख दिए और एच को उतार दिए बराबर। देखिए हाँ 1/3 था, 1/3 को भेज देंगे उधर, उधर जाए क्या होगा बट्टे हो जाएगा, उधर जब बट्टे हो जाएगा तो जाएगा क्या सर आपको 3/1 उधर जाकर उलट जाएगा नहीं। आप देखिए इसको क्या करते हैं आर गुना आर हो गया r³ और h गुना h हो गया h³, तो इसको लिख सकते हैं r/h का होल क्यूब बराबर कितना हो गया 3 के 9/2। मान देखिए हमको क्या निकालना है, मान हमको जो निकालना है यहाँ देखिए आपको नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, हम ऊपर चलाते हैं। यहाँ निकाल गया क्या हमको r/h, पावर 3 को भेज देंगे उधर, पावर 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 3√9/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको लो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा √9 बट्टे मतलब अनुपात हो गया, 9 का घनमूल नहीं निकलेगा छोड़ देंगे, फिर देखिए 2 घनमूल नहीं निकलेगा तो क्या जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्म में आपको ये निकल गया क्या चाहिए आपको शंकु की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का रेशियो कितना गया 3√9 अनुपात 3√2। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपको ऑप्शन किस में दिया गया आपको ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो चलिए आप इतने प्रश्न को आप समझ गए, तो आज तक क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।